बच्चा जब भी पैदा होता है तो 24 से 48 घंटे में यूरिन पास करता है और 24 से 48 घंटे में स्टूल पास करता है। वो दो चीज़ हो गई। उसके बाद सबसे पहला रिफ्लेक्स आता है रूटिंग शकिंग रिफ्लेक्स, कि अगर मदर है वो अपनी निप्पल बच्चे के गाल के आसपास या मुंह के आसपास ले जाए तो बच्चा लिटरली सर्च करता है कि निप्पल कहाँ पे है, और जैसे ही उसको मिल जाती है तो तुरंत शक करने लगता है। वो रिफ्लेक्स बर्थ का है, शकिंग रिफ्लेक्स। फिर जन्म से लेकर 3 महीने तक बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता है, लेकिन जैसे ही 3 महीना क्रॉस करता है तो 3 से 4 महीने के बीच में बच्चा अपनी गर्दन अपने आप से संभालता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है बच्चों के डॉक्टर जिग्नेश तारपरा। सर, अपना इंट्रो दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जिग्नेश तारपरा, MD पीडियाट्रिक्स, बाल रोग निष्णात, कृष्णम चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सरथाना, जकातनाका। ओके सर, आज हम जो बात करना चाहते हैं वो है बच्चों में विटामिन और विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। बच्चों में क्या रहता है, मोस्टली बच्चा जब भी जन्मता है तो या तो वो पूरे महीने पे आता है या फिर अधूरे महीने पे आते हैं। अधूरे महीने पे जो भी बच्चे आते हैं तो उनको जो लास्ट 3 मंथ्स मम्मी के अंदर जो भी उसका ग्रोथ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो बच्चों का नहीं होता है। तो उसके अंदर उसको प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, लिपिड्स, वो सब की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जो पूरे महीने पे बच्चे आते हैं उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इन सब की ज़रूरत 1 साल तक रहती है। तो उसके हिसाब से हम बच्चों को कैटेगराइज करके उसको हम विटामिन, प्रोटीन सब सप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके सर, मदर को कौन कौन सी मतलब ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की मतलब ज़रूरत होती है जब बच्चा फीडिंग कर रहा हो या तो जब 9वें महीने में हो प्रेगनेंसी, तो कब एक पीडियाट्रिक को कब कंसल्ट करना चाहिए और क्या क्या मदर को खुद मदर को क्या चाहिए? हाँ, ओके। आइडियली मदर को 2nd ट्राइमेस्टर जो हम बोलते हैं, मतलब कि 4th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तब से उसको एक प्रोटीन स्टार्ट करवाना चाहिए, एक आयरन, एक कैल्शियम। ये 3 चीज़ें हैं कि जो बच्चों का अंदर ग्रोथ हो रहा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड डेवलपमेंट, हार्ट डेवलपमेंट, बराबर, बोन्स डेवलपमेंट, उनके लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। उसके साथ में विटामिन डी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये हम मदर को सप्लीमेंट करते हैं टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। फिर एक बार बच्चे का बर्थ हो जाए उसके बाद जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी विटामिन B12 और विटामिन डी, इन दोनों की कमी रहती है। तो आइडियली विटामिन डी मदर को एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक, तब तक उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। बच्चों में क्या रहता है कि जो भी बच्चा अधूरे महीने पे आता है, सपोज कोई बच्चा 7वें 8वें महीने पे आ गया है, वो एक बार वाइटली स्टेबल हो जाए, मतलब NICU में कोई अगर एडमिशन हुआ है, सांस की तकलीफ हुई है, तो वो सब नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में बच्चे को कैल्शियम स्टार्ट करवाते हैं, विटामिन डी स्टार्ट करवाते हैं, मल्टीविटामिन स्टार्ट करवाते हैं। साथ में एक DHA करके अमाइनो एसिड रहता है, डोकोसीहेक्साइनोइक एसिड, कि जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो हम लोग उनको देते हैं। और जो भी बच्चा पूरे महीने पे आता है 9 महीना क्रॉस करके, जिसका वजन आइडियली 2.5 या उससे ऊपर हो, उसको विटामिन डी और मल्टीविटामिन, ये दोनों की ज़रूरत है। विटामिन डी एटलीस्ट 1 ईयर तक और मल्टीविटामिन एटलीस्ट 6 मंथ तक। ओके। और सर, जैसे बेबी बॉर्न हो जाए उसके बाद 2 तरह के लोग हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन है उनको तो ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं होगी विटामिन की, पर जो वेजिटेरियंस है उनको फूड में कौन कौन सी हैबिट्स लेनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए? ओके, मदर को जो हमने बोला कि एक बार बेबी बॉर्न हो जाए उसके बाद भी विटामिन डी, B12 और कैल्शियम, ये 3 का सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू चालू रखना चाहिए। B12 जो है कि जो नॉनवेज में से ही ज़्यादातर मिलता है, बराबर, वो अगर मदर सप्लीमेंट की हिसाब से ले टेबलेट या फिर कोई भी सिरप B12 की, तो उससे बेबी का भी ग्रोथ होगा और मदर को भी सप्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की मदर को साथ में सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी के लिए, और जो भी हम न्यूट्रिशियस फूड्स बोलते हैं, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स है, फिर कठोर जितने भी रहते हैं, बराबर, फिर अमाइनो एसिड और उनके लिए जो भी प्रोटीन पाउडर्स रहते हैं, बराबर, वो सब हमें मदर को सप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि उसकी जो मतलब मिल्क की क्वालिटी है वो जितनी बर्थ पे हो उतनी 6 मंथ तक अच्छे से मेंटेन रहे, उसमें सारे मल्टीविटामिन वो सब अच्छे से रहे, ताकि बच्चे को भी सप्लीमेंट हो जाए वो सब।
और सर एक गांव देहात एरिया में, रूरल एरिया में ऐसी कहावत है कि जो मदर का जो पहले का मिल्क आता है ना, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, यस यस। तो उसमें ऐसा है कि वो पीला आता है तो बच्चे को पीलिया होता है। क्या ये सच बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल सच बात नहीं है। बच्चे का पीलिया होता है वो कई बार फिजियोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। पैथोलॉजिकल में अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच हो तो हो सकता है। फिजियोलॉजिकल में ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, मतलब कि मदर अगर मिल्क कम पी रहा है तो हो सकता है। बाकी जो कोलोस्ट्रम है जो पहले 2 या 3 दिन तक मदर को सिक्रेट होता है, उसके अंदर ज़्यादातर फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स प्लस एंटीबॉडीज़ IgE वो सब ज़्यादा रहते हैं। तो वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा मिल्क है, तो वो तो बच्चे को देना ही चाहिए ताकि उसकी 8 डे ऑफ लाइफ 1 से, जब भी बर्थ हो तब से उसकी इम्यून पावर अच्छे से रहे और आगे जाके उसको उतने इन्फेक्शंस कम हो बच्चे को। ओके। और बाद में आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉम आता है, और बाद में कब तक फीडिंग करवाना चाहिए और कितने टाइम तक मैंडेटरी है? आइडियली हम लोग सजेस्ट करते हैं पीडियाट्रिशियन कि जन्म के बाद 6 मंथ तक ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। Okay. उसमें भी क्या रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी 2 टाइप के जो मिल्क पैटर्न है वो मदर के अंदर रहती है। एक तो 4 मिल्क, मतलब जब भी बच्चा सकिंग करना स्टार्ट करे तब जो दूध आता है वो, और दूसरा हैंड मिल्क, मतलब कि एकदम लास्ट में आता है वो। 4 मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वो सब ज़्यादा रहते हैं। हैंड मिल्क में फैट ज़्यादा रहती है ताकि बच्चे को एकदम सेटिस्फेक्शन मिले कि उसने दूध पिया है, उसका पेट भरे, बराबर। तो हम लोग पेरेंट्स को ये सुझाव देते हैं कि एक बार बच्चे को आप छाती पे लगाओ तो जब तक पूरी छाती खाली नहीं होती है तब तक बच्चे को छोड़ना नहीं है। ओके। बराबर। या तो बच्चा सो जाए खींचते खींचते तो आप छोड़ सकते हो, बाकी नहीं छोड़ना है। ओके। और दूसरा कि 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, मदर मिल्क, और उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग में साथ में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो हम दूसरी चीज़ें सब ऐड करते हैं वो। और ब्रेस्ट फीडिंग हम कंटिन्यू टिल 18 to 24 मंथ्स, आइडियली 2 ईयर्स तक हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। और सप्लीमेंट में क्या क्या ऐड करना है कि 6 मंथ to 12 मंथ्स में 1 कटोरी सर्विंग एक टाइम पे। ऐसा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है बच्चा तो 3 टाइम्स पर डे, अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है बच्चा तो 5 टाइम्स पर डे। उसमें क्या देना है तो एक तो मैश रोटी को क्रश करके, या फिर राइस मैश किया हुआ, या बिस्किट, ब्रेड, उसको एक शक्कर वाला दूध, बराबर, उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। दाल के अंदर वो 4 चीज़ें मिक्स कर सकते हो। खिचड़ी बना के दे सकते हो। फिर जो घर के अंदर सेमी सॉलिड फूड्स जो रहते हैं वो, मतलब कि हलवा है, खीर है, बराबर, फिर दलिया है, सेवैया है, वो सब दे सकते हो। और फ्रूट्स के अंदर पपैया, चीकू, मैंगो, ये सब दे सकते हैं। ठीक है। ये हुआ 6 to 12 मंथ्स में। फिर एक बार बच्चा 1 साल क्रॉस कर जाए तो वो जो 1 कटोरी सर्विंग थी वो 1.5 कटोरी हो जाएगी और 5 टाइम्स पर डे हो जाएगा। फूड जो पैटर्न बोली वो सेम रहेगी, मिक्स किया हुआ सब, खिचड़ी, बराबर, दाल चावल, फिर फ्रूट्स के अंदर सब, ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हो अगर बच्चे के दांत आ गए तो, बराबर। ठीक है। और ट्राई करो कि वो आपकी थाली में से खाए बच्चा। तो उसके लिए भी थोड़ा सोशल स्किल्स भी अच्छी रहेगी। और 2 साल के बाद में जैसे हम लोग खाते हैं 3 टाइम्स, सुबह, दोपहर, शाम, वो, और उसके साथ में सुबह से दोपहर के बीच में और दोपहर से शाम के बीच में न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, वो सब हम बच्चे को दे सकते हैं। ओके। और सर हमेशा जैसे गांव देहात में दादी माएँ कहते हैं अक्सर, या तो ओल्ड लोग कहते हैं, ओल्ड एज लोग, कि भाई गर्मियों का सीज़न चल रहा है, थोड़ा पानी पिला दो, बच्चे के होंठ सूख रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो हमें बोलते हैं कि सर अभी बहुत गर्मी है तो बच्चे को हम थोड़ा बहुत पानी पिलाते हैं ताकि होंठ ना सूखे। आइडियली आगे के 6 मंथ तक बच्चे को पानी देना ही नहीं है। वो लोग कई बार डिस्टिल वाटर देते हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि ये पानी अच्छा है डिस्टिल वाटर, लेकिन पानी के अंदर कोई भी मिनरल्स, विटामिन्स, पोषक तत्व कुछ भी नहीं है। अगर वो हम बच्चे को देंगे तो बच्चे का पेट वैसे भी भर जाएगा। तो जो बच्चे को जाना चाहिए मम्मी के दूध से वो नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है 6 महीने के लिए कि बच्चे का गले सूखे या होंठ सूखे। जब भी आपको ऐसा लगे तो मम्मी का दूध उसको पिलाओ, छाती पे रखो, या फिर मम्मी का दूध थोड़ा कटोरी में से निकाल के चम्मच से वो पिलाओ, लेकिन पानी नहीं पिलाना चाहिए 6 महीने तक। ओके सर, और एक और बात पूछनी थी। जैसे बच्चा पैदा होता है तो एक विधि होती है जिसे बाल गुटी कहते हैं, या तो गुजराती में गलथूती कहते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसे हनी, मध चटाते हैं। तो ये क्या हितावत है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल हितावत नहीं है। बच्चे का जो इंटेस्टाइन रहता है, जो खाने का नली, वो पहले 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध ही पाचन कर सकता है। Okay. बराबर।
तो उसमें अगर हम उसको हनी या फिर ऐसी कोई भी नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ उसको देंगे, उससे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। प्लस क्या है कि अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ तो वो आगे जाके वेट गेन नहीं होगा, या फिर कई बार बुखार आ जाता है, बराबर। वो सब चीज़ें हो सकती है ये पिलाने से, और इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है कि अगर हमने बच्चे को हनी दिया तो ये उसका फ़ायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देंगे तो नुकसान होगा, वो पक्का है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं देनी है। ओके सर, और ये बात पूछनी थी, अब विटामिन्स की ही बात है, तो कौन कौन से विटामिन और उनकी कमियों से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में बताइए। ओके, विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए आता है, जो मोस्टली हमारे विज़न के लिए, जो हम देखते हैं, हमारी आँख की दृष्टि है, उसके लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो बच्चों में देखने के प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी कंजक्टाइवा, बराबर, उसके सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर विटामिन बी आता है, बी के अंदर कई सारे विटामिन है, B1, B2, B3, B6, B12। उसके अंदर जो भी कमी हुई उसके हिसाब से कई बच्चों की थोड़ी मानसिक क्षमता रहती है, बराबर, वो थोड़ी कम हो सकती है, बराबर। कई बच्चों में बेरी बेरी करके जो रोग आता है वो हो सकता है, कई बच्चों में मुंह के छाले पड़ जाते हैं, वो सब विटामिन बी की कमी से होता है। फिर विटामिन सी आता है, विटामिन सी जो हमें साइट्रस फ्रूट्स में से सब मिलता है, मैंगो है, फिर ऑरेंज है, उसके अंदर से उसकी अगर कमी हुई तो जो दांत के ऊपर जो गम्स रहते हैं, पेडे जिसको बोलते हैं गुजराती में, उसके अंदर से ब्लीडिंग होने के चांसेस है और उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर विटामिन डी आता है, विटामिन डी की अगर कमी हुई तो कई बच्चों में ग्रोथ उसका प्रॉपर नहीं होता। विटामिन डी जनरली हड्डियों के लिए ज़रूरी है, तो 6 मंथ to 3 ईयर में बच्चों का हड्डी का ग्रोथ होता है। अगर उस टाइम पे विटामिन डी की कमी हुई तो कई बच्चों में हड्डियाँ ऐसे क्रॉस हो सकती है, हाथ पैर, बराबर, वो सब हो सकते हैं विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई आता है, विटामिन ई मोस्टली हमारी बॉडी में इम्यून पावर बूस्ट करती है, इम्यूनिटी। अगर उसकी कमी हुई तो कई बार सर्दी जुकाम बार बार होते रहते हैं, बच्चे का वेट गेन नहीं होता है, इन्फेक्शन होते रहते हैं, ये सब चीज़ें बच्चे को हो सकती है। ओके सर, आपने कहा कि विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है, सौर ऊर्जा, तो अब इसके बारे में ये पूछना था कि कौन से टाइम पे बच्चों को बाहर रखें। अब जैसे मेरा न्यूबॉर्न बेबी है तो मैं कितने टाइम पे उसको धूप में रखूं, और साथ में जैसे दादी माँ अक्सर करती है कि मालिश करती है, तो आपका क्या सजेशन है इसके बारे में? बच्चा जब भी जन्म होता है तो पहले 5 या 6 दिन तक बच्चे को पीलिया होने की संभावना रहती है, कोई भी कारण से, या तो कुदरती नेचुरल या फिर कोई पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप मिसमैच वगैरह। तो पीलिया के लिए सनलाइट सबसे अच्छी है। सनलाइट में जो भी रेज की वेवलेंथ है वो बच्चे का पीलिया दूर कर सकती है। तो हम लोग ये सजेशन देते हैं कि डे 1 से, बच्चा आपका जन्म हो तो दूसरे दिन से ही आगे के 7 या 8 दिन तक बच्चे को सुबह की धूप में रखना अच्छा है। सुबह 8 से 9 के बीच में 15 से 20 मिनट एटलीस्ट पूरा खुला करके रखना है, वो बच्चे के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। और उसके बाद में जब भी बच्चा 1 साल का होने लगे, खेलता है, दौड़ता है, बराबर, तो तब भी अगर बच्चे को हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कराए, बराबर, जैसे कि इंडोर के अंदर क्या है कि अभी ऐसा ट्रेंड है कि बच्चे को मोबाइल दे दो या फिर टीवी दिखा दो, तो बच्चा अंदर ही बैठा रहेगा और शांत रहेगा, मम्मी अपना घर काम करती रहेगी, बराबर। तो उससे जो भी बच्चे को सनलाइट मिलनी चाहिए, धूप मिलनी चाहिए, वो अच्छे से नहीं मिलती है। और वो जो टाइम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 6 मंथ to 3 ईयर्स, इस टाइम में मैक्सिमम बोन डेवलपमेंट होता है, तो हड्डियों का विकास इसी टाइम में होता है। अगर इस टाइम पे हम बच्चे को विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में नहीं देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आ सकती है। इसलिए 1 साल के बाद भी बच्चे को धूप में खेलने देना जाना चाहिए। तो सर, अब ये पूछना था कि जैसे लोग हमेशा पीडियाट्रिक डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब वैक्सीनेशन करवाना हो, तो इसके अलावा कब दिखाए, कब आपको कंसल्ट करें? ओके, हम लोग जनरली प्रैक्टिस में ये बोलते हैं कि बच्चा जब भी जन्म हो तब तो कोई ना कोई पीडियाट्रिशियन बच्चे को देखने के लिए जाता है। फिर हम लोग दूसरे दिन पे फॉलोअप में बुलाते हैं बच्चे को कि सब कुछ सही है ना, SpO2 वगैरह, शुगर वगैरह, दूध पी रहा है, संडास पेशाब हुआ, वो चेक करने के लिए। उसके बाद हम लोग 7वें या 8वें दिन पे बुलाते हैं पीलिया चेक करने के लिए। मोस्टली बच्चों में जॉन्डिस 5-6 दिन तक हो जाता है, अगर कुछ भी तकलीफ हुई तो 7-8 दिन में पता चल जाएगा। उसके बाद में हर महीने में एक बार मंथली विजिट आइडियल है, बराबर, बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए भी, कि हमारा बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा है, उसका वजन अच्छे से बढ़ रहा है और कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, बराबर। ये चीज़ आइडियल है कि हर महीने में एक बार विजिट कराओ 1 साल तक, उसके बाद जब भी तकलीफ हो तब आप दिखा सकते हो, बराबर। और अगर कुछ घर पे कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई
तो हमें कब जाना है। तो उसमें क्या है कि बच्चे की जैसे नॉर्मल हैबिट्स है कि 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार दूध पीना चाहिए, वो अगर कम पीने लगे, 1-2 बार ही पिए, बराबर। 8 से 10 बार पेशाब होना चाहिए 24 घंटे में, वो अगर कम हो जाए 2 या 3 बार, बराबर। संडास कई बच्चे दिन में 8-10 बार करते हैं, कई बच्चे 8-10 दिन पे 1 बार करते हैं, वो दोनों चीज़ नॉर्मल है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी सेम रहनी चाहिए। अगर एकदम वाटरी संडास करे, शरीर में से पानी कटने लगे, बच्चा बहुत रोए, बराबर, तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए। फिर अगर आपका बच्चा, अगर उसको खींच आती है, जैसे हाथ पगे से झटके मारते हैं, हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, हाँ। वो अगर आता है तब दिखाना है। फिर अगर बच्चा एकदम लूज ढीला लगे, खेले नहीं बराबर, बहुत ज़्यादा रोने लगे, शांति ना हो, बराबर, तब दिखाना है। फिर अगर आपका बच्चा रोते रोते एकदम ब्लू हो जाए, साइनोसिस, बराबर, हार्ट डिसीज़, उसके लिए दिखाना है। ये सब इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको बच्चे को तुरंत ही पीडियाट्रिशियन के पास दिखाना चाहिए। ओके। और सर ये पूछना था, जैसे आपने अब थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्स की बात की कि डेवलपमेंट होता है बच्चों में, तो एक माता या तो घर के बड़े बुजुर्ग कैसे पता करें कि बच्चे में विकास हो रहा है, कौन कौन से रिफ्लेक्स आते हैं? ओके, बच्चा जब भी पैदा होता है तो 24 से 48 घंटे में यूरिन पास करता है और 24 से 48 घंटे में स्टूल पास करता है, वो 2 चीज़ हो गई। उसके बाद सबसे पहला रिफ्लेक्स आता है रूटिंग शकिंग रिफ्लेक्स, कि अगर मदर है वो अपनी निप्पल बच्चे के गाल के आसपास या मुंह के आसपास ले जाए तो बच्चा लिटरली सर्च करता है कि निप्पल कहाँ पे है, और जैसे ही उसको मिल जाती है तो तुरंत शक करने लगता है। वो रिफ्लेक्स बर्थ का है, शकिंग रिफ्लेक्स। फिर जन्म से लेके 3 महीने तक बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता है, लेकिन जैसे ही 3 महीना क्रॉस करता है तो 3 से 4 महीने के बीच में बच्चा अपनी गर्दन अपने आप से संभालता है। आप बच्चे को उठाते हैं तो बच्चा अपनी गर्दन सीधी रखता है, वो एक रिफ्लेक्स हुआ। फिर 4 से 5 महीने के बीच में रोल ओवर आता है, कि अगर बच्चा सीधा सोया हुआ है तो उल्टा हो सकता है, उल्टे में से सीधा हो सकता है अपने हिसाब से, बराबर। फिर 6 महीने पे सिटिंग आता है, 5-6 महीने तक बच्चा अपने हिसाब से बैठ सकता है, बराबर। पहले विथ सपोर्ट, फिर विदाउट सपोर्ट, बराबर। फिर 1 साल के आसपास बच्चे का 9 महीने पे स्टैंडिंग आता है, खड़ा रहता है। 1 साल पे रन और स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बराबर। और 1 साल के बाद 13-14 महीने पे अपने आप से ही चलने लगता है, बराबर। फिर अगर लैंग्वेज की बात करें तो 6 से 9 महीने के बीच में मोनोसिलेबल, जैसे पा, बा, माँ ऐसे बोलता है। फिर 9 से 12 महीने में बाईसिलेबल, 2 वर्ड्स, बाबा, पापा, मम्मा ऐसा बोलता है। ओके। फिर एक होता है टाटा बाय बाय करना, कोई अगर घर पे गेस्ट आए तो उनको, वो उसको 9 महीने के बाद करता है। इतना उसका डेवलपमेंटल मम्मी नोटिस कर सकती है कि ये सब हो रहा है और ये मेरे बच्चे के लिए नॉर्मल है, इतने महीने पे ये सब चीज़ें आ जानी। अगर इसमें कुछ भी डिलेड हो या इसमें कोई तकलीफ आए तो तुरंत बच्चे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। आज आपने बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।